हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से नेक्स्ट एमसीक्यू के साथ ऑन टेस्ट मेट लेके आया हूं आप लोग के लिए। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए आइए देखते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है इस एमसीक्यू सेट का। यहाँ पे एक इम्प्रूव हो गया है। इम्प्रूवमेंट ये हुआ है कि अब इंग्लिश के साथ साथ आप लोग हिंदी में भी क्वेश्चन रीड कर सकते हैं, प्लस आपका जो ऑप्शन है वो भी हिंदी में रहेगा। तो वैसे स्टूडेंट जिनको इंग्लिश में समझने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो वैसे स्टूडेंट के लिए इंग्लिश में जो नहीं समझ पा रहे थे उनके लिए हिंदी में भी अब इसमें है, आप देख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। द किडनी हेल्प टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर, यानी कि किडनी ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाने में मदद करते हैं। किसके थ्रू? बाय प्रोड्यूसिंग रेनिन, फिल्टरिंग ऑक्सीजन, प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, ब्रेकिंग डाउन फैट्स। तो ये ऑक्सीजन का फिल्टरिंग नहीं होगा, प्रोड्यूसिंग इंसुलिन को प्रोड्यूसिंग से क्या होगा, ब्लड में शुगर का ये होगा, ब्रेकिंग डाउन फैट ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? प्रोड्यूसिंग रेनिन। रेनिन नाम का जो हार्मोन है, इसमें एक सिस्टम होता है रास जिसको बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये सिस्टम क्या करता है? इसमें रेनिन का क्या काम है? ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है एंड जो ब्लड वॉल्यूम होता है, ब्लड वॉल्यूम उसको मेंटेन करता है। यानी कि अगर ब्लड प्रेशर अचानक से फॉल कर गया, कोई भी कंडीशन हो, ब्लड प्रेशर मान लीजिए अगर फॉल कर गया, और दूसरा जैसे ब्लड प्रेशर फॉल कर गया एंड ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज कर गया, कंडीशन जो भी हो, कॉज जो भी हो, ब्लड प्रेशर का घटना और ब्लड वॉल्यूम का घटना, तो हमारे बॉडी का ऐसा ऑटो मैकेनिज्म है जिसमें ये रेनिन हार्मोन क्या करता है? बीपी को इंक्रीज करवाता है। कैसे? ब्लड वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ा के, वो भी कैसे? ये रेनिन क्या करता है? एक्चुअली रेनिन वेसो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। वेसो कंस्ट्रिक्शन का मतलब हो गया हमारा जो ब्लड वेसल्स है उसको कंस्ट्रिक्ट करता है, तो उससे क्या होगा? ब्लड का फ्लो जो है बढ़ेगा, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द किडनी? कौन सा हार्मोन किडनी से प्रोड्यूस होगा और क्या करेगा? टू स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन, यानी कि आरबीसी प्रोडक्शन के लिए ये स्टिमुलेट करेगा। तो ऑप्शन है इंसुलिन, इरिथ्रोपोएटिन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन। तो इंसुलिन तो नहीं होगा, किडनी से एस्ट्रोजन भी नहीं निकलता है, थायरोक्सिन भी नहीं निकलता है, तो ये हमारा इरिथ्रोपोएटिन होगा। इरिथ्रोपोएटिन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का प्रोडक्शन करना या फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो हमारा आंसर हो जाएगा इरिथ्रोपोएटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ओटी असिस्टेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ओटी असिस्टेंट इसमें से किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? पहला, मेंटेनिंग स्टेरिलाइजेशन इन द ऑपरेटिंग थिएटर। दूसरा, असिस्टिंग द सर्जन ड्यूरिंग प्रोसीजर। कौन सा प्रोसीजर? सर्जिकल प्रोसीजर। डॉक्यूमेंटिंग पेशेंट इंफॉर्मेशन, यानी कि पेशेंट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जितना भी डॉक्यूमेंटिंग होना चाहिए, तो वो चीज पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट ये करना, देख रेख करना, प्रॉपर डॉक्यूमेंटिंग है या नहीं। तो इसमें सारा ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि मेंटेनिंग स्टेरिलाइजेशन ये तो होगा ही, असिस्टिंग सर्जन ये भी होगा और डॉक्यूमेंटिंग भी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। तो डियर स्टूडेंट देखिएगा इसमें केयरफुली, इसका आंसर जो होगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रोल ऑफ ओटी असिस्टेंट? ओटी असिस्टेंट का क्या रोल है? कहां पे? पोस्ट सर्जरी, यानी कि सर्जरी के बाद, पोस्ट ऑपरेटिव। तो सर्जरी खत्म होने के बाद ऑप्शन देखते हैं
क्लीनिंग द ऑपरेटिंग रूम, यस ये होगा क्लीनिंग द ऑपरेटिंग रूम। रीस्टॉकिंग सप्लाईज, यानी कि जितने भी ओटी में सप्लाईज हैं, इक्विपमेंट वगैरह सबका, गॉज कॉटन, जितने भी मेडिसिन होते हैं, इमरजेंसी ड्रग्स, और जितने भी आपको वहाँ पे स्विचर मटेरियल, ऑल टाइप्स ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट, तो फिर से रीस्टॉक करना ये भी होगा। असिस्टिंग इन ट्रांसफरिंग द पेशेंट, यानी कि ओटी से जो पेशेंट को ट्रांसफर या शिफ्ट किया जाता है, या फिर ओटी में वार्ड से पेशेंट को ट्रांसफर किया जाता है या ओटी में शिफ्ट किया जाता है, उसमें ये तो केस है पोस्ट ऑपरेटिव का। तो पोस्ट ऑपरेटिव में क्या होगा, ओटी से पोस्ट एनेस्थेटिक रूम या जैसे रिकवरी रूम जो होता है वहां पे सबसे पहले हम लोग शिफ्ट करते हैं पेशेंट को, तो इसमें हो जाएगा असिस्टिंग इन ट्रांसफर द पेशेंट, मतलब ओटी से रिकवरी रूम, तो ये भी होगा। तो इसका भी आंसर जो होगा हमारा ऑल ऑफ द एबव होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की इन्फेक्शन कंट्रोल, यानी कि इसमें की इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर इन द ऑपरेटिंग थिएटर, तो इसमें से देखते हैं कौन होगा। वेयरिंग क्लीन क्लॉथ्स, दूसरा है यूजिंग स्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स, कीपिंग विंडो ओपन, और है अवॉइडिंग ग्लव्स। तो ये दोनों तो पहले ही हटा दीजिए, ये दोनों नहीं होगा, क्योंकि विंडो ओपन नहीं रख सकते हैं, ग्लव्स पहनना जरूरी होता है। अगर ग्लव्स वहां पहनते हैं तो वो अच्छी बात है। अब ये दोनों देखते हैं। वियरिंग क्लीन क्लॉथ्स, यहाँ पे क्लीन क्लॉथ्स है और यहाँ है यूजिंग स्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट, तो इसमें से कौन सा आंसर होना चाहिए हमारा, यूजिंग स्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओटी असिस्टेंट शुड एंश्योर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ, किस चीज का डिस्पोजल भाई, सर्जिकल वेस्ट, पेशेंट रिकॉर्ड, मेडिकेशंस, ऑफिशियल सप्लाई। तो ये आंसर ऑब्वियसली सर्जिकल वेस्ट होगा, कोई इसमें डॉट नहीं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेड पल्प ऑफ द स्प्लीन कंटेन, यानी कि रेड पल्प, पिछला सेशन में हम बताए थे आप लोगों को कि रेड पल्प का काम क्या होता है। रेड पल्प जो होता है ब्लड वेसल्स जैसे होता है, इसमें ब्लड वेसल्स, तो ये क्या करता है, स्प्लीन का ब्लड वेसल फिल्टर्ड, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। दूसरा क्या करता है, ओल्ड आरबीसी, ओल्ड आरबीसी यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ ओल्ड आरबीसी, ओल्ड आरबीसी को क्या करता है, ब्रेक डाउन, यानी कि यह बाहर निकलता है, ब्रेक डाउन, ठीक है, तोड़ के बाहर निकालता है। तो इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, लिम्फॉइड नोड्यूल्स, यस नहीं होगा। एस्प्लेनिक साइनसॉइड्स, ये स्प्लेनिक साइनसॉइड्स जो होता है वो क्या होता है, साइनसॉइड्स यानी कि वाइट वेसल्स जो होता है, वाइट ब्लड वेसल्स, उसको साइनसॉइड्स बोलते हैं। वाइट ब्लड सेल्स होगा नहीं, प्लाज्मा सेल होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्प्लेनिक साइनसॉइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन मेथड टू कंट्रोल हाइपरग्लाइसेमिया इन डायबिटीज एज, यानी कि मेथड टू कंट्रोल हाइपरग्लाइसेमिया इन डायबिटीज, इंसुलिन थेरेपी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रेडिएशन थेरेपी, नन ऑफ द एबव। तो क्या होना चाहिए, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ कंट्रोल हाइपरग्लाइसेमिया डायबिटीज में ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा नहीं, रेडिएशन थेरेपी होगा नहीं, नन ऑफ द एबव तो ये भी नहीं होगा। तो इंसुलिन थेरेपी, इसमें जो एक ऑप्शन है हमारा इंसुलिन थेरेपी, क्या करते हैं हाइपरग्लाइसेमिया केस में इंसुलिन का थेरेपी देते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा इंसुलिन थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, What type of sterilization is best for heat sensitive instrument? तो इसमें से कौन सा स्टेरिलाइजेशन का टाइप है जिसमें से हीट सेंसिटिव के लिए, हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट के लिए बेस्ट होता है। ड्राई हीट तो नहीं होगा, एथिलीन ऑक्साइड गैस, यस यही होना चाहिए। ऑटोक्लेविंग भी नहीं होगा, इंसिनरेशन भी नहीं होगा, यस इथिलीन ऑक्साइड गैस जो ETO होता है यही आंसर होना चाहिए। ठीक है,
टाइप ऑफ स्टरलाइजेशन इज बेस्ट हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अच्छा, हीट सेंसिटिव उपकरणों के लिए किस प्रकार की एक मिस्टेक हुआ है यहाँ, आप लोग इसको जो है नसबंदी इसको काट दीजिए, इसके जगह पे क्या होगा, हीट सेंसिटिव उपकरण के लिए किस प्रकार का स्टेरिलाइजेशन, इसको भी आप हिंदी में ही पढ़िए, स्टेरिलाइजेशन को हिंदी में ही पढ़िए, स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, सबसे अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which artery supplies blood to the stomach, यानी कि स्टोमक को कौन सा आर्टरी ब्लड सप्लाई करेगा। तो देखते हैं कौन कौन है, इंफीरियर मेजेंटिक आर्टरी, सुपेरियर मेजेंटिक आर्टरी, सीलिएक ट्रंक, रीनल आर्टरी। तो इसमें से आप सबसे पहले रीनल आर्टरी को काट दीजिए, क्योंकि ये तो किडनी में सप्लाई देगा। उसके बाद है इंफीरियर मेजेंटिक आर्टरी और सुपेरियर मेजेंटिक आर्टरी। तो ये अब पहले सुपेरियर होता है फिर इंफीरियर होता है। जैसे सुपेरियर मेजेंटिक आर्टरी कहां कहां सप्लाई करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में सप्लाई करता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम और इलियम पार्ट में जनरली करता है। उसके बाद में ये कहां सप्लाई करेगा, सिक्कम में सप्लाई करेगा, सिक्कम में जनरली कहां कहां, असेंडिंग और ट्रांसवर्स तक। उसके बाद फिर इंफीरियर मेजेंटिक आर्टरी जो होता है वो फिर ट्रांसवर्स के बाद डिसेंडिंग, सिग्मोइड और रेक्टम। ठीक है, अपर पार्ट ऑफ रेक्टम। तो ये दोनों क्या हुआ, सुपेरियर और इंफीरियर क्या हुआ, जितने भी हमारा इंटेस्टाइन से लेकर रेक्टम तक का पार्ट है वो होगा। तो इसमें सीलिएक ट्रंक जो है, सीलिएक ट्रंक का ही ब्रांच होता है गैस्ट्रिक आर्टरी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सीलिएक ट्रंक, किसके लिए, ब्लड सप्लाई ऑफ स्टोमक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लीवर रिसीव्स इट्स मेन आर्टेरियल ब्लड सप्लाई फ्रॉम, लीवर को जो ब्लड मिलेगा किससे मिलेगा, सिस्टिक आर्टरी गॉल ब्लैडर के लिए होता है, हेपेटिक आर्टरी, यस हेपेटिक आर्टरी होगा, स्प्लेनिक आर्टरी को स्प्लीन देता है, गैस्ट्रिक आर्टरी स्टोमक को देता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हेपेटिक आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइमरी आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन अभी जस्ट देखे हैं, किसको ब्लड कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन को ब्लड कौन सप्लाई करता है, सुपेरियर मेजेंटिक आर्टरी। अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं। ठीक है, ये कॉमन हेपेटिक आर्टरी, ये जनरली हेपेटिक के लिए है, रीनल आर्टरी रीनल के लिए है। ठीक है, बाकी देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेक्टम रिसीव इट्स आर्टेरियल सप्लाई, तो अभी बताए थे आप लोग को कि रेक्टम तक जो है, रेक्टम में जो है इंफीरियर मेजेंटिक आर्टरी का ही ब्रांच होता है सुपेरियर रेक्टल आर्टरी। ये जो सुपेरियर रेक्टल आर्टरी है ये किसका ब्रांच है, इंफीरियर मेजेंटिक आर्टरी का, और यही क्या करेगा, रेक्टम को ब्लड सप्लाई करेगा। ठीक है, बाकी सब नहीं होगा। आइए, आंसर हमारा सुपेरियर रेक्टल आर्टरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द गॉल ब्लैडर इज सप्लाइड बाय व्हिच आर्टरी, गॉल ब्लैडर को कौन आर्टरी सप्लाई करेगा, तो सिस्टिक आर्टरी, गॉल ब्लैडर को सिस्टिक आर्टरी करते हैं। बाकी ऑप्शन देख लीजिए, आप खुद समझ जाइएगा, बाकी ऑप्शन इसमें नहीं होगा। ठीक है, जेजुनल आर्टरी जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है जेजुनम, उसको करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे जेजुनल आर्टरी सब भी किसका, ये जो सुपेरियर मेजेंटिक आर्टरी है तो उसी का ब्रांच होगा ये। Which catheter is used for long term urinary drainage, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा यूरिनरी कैथेटर यूज किया जाता है यूरिन ड्रेन के लिए, तो इसमें फॉलिज कैथेटर होगा, क्योंकि इंटरमिटेंट कैथेटर नहीं यूज करते हैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए।
सुप्राप्यूबिक कैथेटर, ये तो सुप्राप्यूबिक जो है एसपीसी करते हैं उसमें लगाया जाता है। कॉन्डम कैथेटर भी इसमें नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉलेज कैथेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैथेटर इंसर्टेड थ्रू द लोअर एब्डोमेन इज कॉल्ड। यही जो अभी सुप्राप्यूबिक हम लोग देख रहे थे, तो लोअर एब्डोमेन का ही पार्ट होता है सुप्राप्यूबिक, तो सुप्राप्यूबिक इसमें हो सकता है। क्या होगा? सुप्राप्यूबिक। द कैथेटर इंसर्टेड थ्रू लोअर एब्डोमेन। फॉलेज कैथेटर यूरेथ्रा से डालते हैं। इंटरमिटेंट तो ये नहीं होगा, कॉन्डम कैथेटर भी नहीं होगा, तो ये सुप्राप्यूबिक, प्यूबिक के जस्ट ऊपर, प्यूबिक वाला जो पार्ट है उसके जस्ट ऊपर लगाते हैं, उसको बोलते हैं सुप्राप्यूबिक, और जो वहां कैथेटर यूज करते हैं उसको सुप्राप्यूबिक कैथेटर बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कैथेटर इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेल पेशेंट विथ यूरिनरी इनकंटिनेंस। यानी कि यहाँ पे क्या है, यूरिनरी इनकंटिनेंस, यानी कि यूरिनरी इनकंटिनेंस के केस में यूरिनरी इनकंटिनेंस क्या हुआ, सबसे पहले ये समझते हैं। यूरिनरी इनकंटिनेंस उस कंडीशन को बोला जाता है जिस पेशेंट को या जिस पर्सन को कंट्रोल नहीं है, यूरिनेशन पे कंट्रोल नहीं है, कभी भी यूरिन डिस्चार्ज हो सकता है, अपने आप डिस्चार्ज होता है, उस कंडीशन को बोलते हैं यूरिनरी इनकंटिनेंस। तो क्वेश्चन क्या है, व्हिच कैथेटर इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेल पेशेंट, खास करके ये मेल पेशेंट के लिए है, विथ यूरिनरी इनकंटिनेंस। तो क्या यूज करता है, फॉलेज कैथेटर, इंटरमिटेंट कैथेटर, सुप्राप्यूबिक कैथेटर, कॉन्डोम कैथेटर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कॉन्डम कैथेटर का यूज होता है। कॉन्डम कैथेटर क्या होता है कि जैसे ये इनकंटिनेंस है, कंट्रोल नहीं है, कभी भी यूरिनेशन हो सकता है, तो उसमें जो पेनिस पे लगाया जाता है मेल कॉन्डम, मेल पेशेंट में कॉन्डम कैथेटर, यानी कि वो यूरिन बाहर ड्रेन होगा, उसमें जो है इनकंटिनेंस के केस में इसको यूज करते हैं, कॉन्डम कैथेटर। हमारा आंसर होगा कॉन्डम कैथेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट कैथेटर इज आल्सो नॉन एज, यानी कि स्टेट कैथेटर जो है, स्टेट कैथेटर जो होती है वो क्या होती है कि बस यूरिन ड्रेन के लिए यूज करते हैं। यूरिन ड्रेन करने के बाद में फिर से उसको हटा देते हैं, लगा के छोड़ते नहीं है। ठीक है। तो जैसे फॉलेज कैथेटर हो गया, फॉलेज कैथेटर तो जनरली जो फिक्स करना रहता है, लंबे समय के लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं। इंटरमिटेंट कैथेटर नाम से ही है, इंटरमिटेंट लगाए हटा दिए, लगाए यूरिन ड्रेन किए हटा दिए। ठीक है। तो जो ये स्टेट कैथेटर जो होता है, इंटरमिटेंट कैथेटर को ही बोला जाता है। ठीक है। बाकी तो नहीं होगा। सुप्राप्यूबिक कैथेटर हम लोग देखे, सुप्राप्यूबिक कैथेटर जो है लोअर एब्डोमेन के पास यूज करते हैं। बैलून कैथेटर ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि स्टेट कैथेटर जो है इंटरमिटेंट कैथेटर को ही बोला जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरमिटेंट कैथेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलेज कैथेटर स्टेज इन प्लेस ड्यू टू, यानी कि फॉलेज कैथेटर डाल के छोड़ देते हैं, फिक्स करना एक तरह से। फॉलेज कैथेटर स्टेज मतलब फिक्स करना, इन प्लेस पे, ड्यू टू किसके वजह से होता है, एडहेसिव टेप नहीं है, फॉलेज कैथेटर को कभी टेप से नहीं चिपकाते हैं। दूसरा है बैलून इन्फ्लेशन विथ स्टेराइल वाटर। यस, इसमें क्या होता है, जो फॉलेज कैथेटर में बैलून होता है उसमें स्टेराइल वाटर से इन्फ्लेट कर देते हैं, उसमें पुश कर देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा फॉलेज फिक्स हो जाता है, वहां पे प्लेस पे स्टे होता है, निकलता नहीं है। तो ये आंसर भी हमारा यही होगा, स्विचर होगा नहीं, ग्रेविटी होगा नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेप इन मैनेजिंग डायरिया इन एन HIV पेशेंट इज, यानी कि HIV पेशेंट में अगर डायरिया मैनेज कर रहे हैं तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, एंटीबायोटिक्स, एंटी डायरियल मेडिकेशंस, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट
रिप्लेसमेंट, सर्जरी। तो जनरली डायरिया के पेशेंट में कोई भी कंडीशन में, यहाँ HIV पेशेंट के लिए दिया जाता है, वैसे किसी भी कंडीशन में अगर डायरिया का पेशेंट है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसमें फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट करते हैं, यानी कि चढ़ाते हैं, सलाइन करते हैं, जिससे क्या फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट जो है बॉडी को मिलेगा, उसको रिप्लेसमेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मेडिकेशन कैन बी यूज्ड कॉस्टली फॉर HIV पेशेंट विद डायरिया। यानी कि इसमें जो कॉस्टली है, कॉस्टली का मतलब होता है केयरफुली, केयरफुली। ठीक है, तो क्वेश्चन है व्हिच मेडिकेशन कैन बी यूज्ड कॉस्टली फॉर HIV पेशेंट विद डायरिया। तो इसमें जो मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं, मेटफॉर्मिन तो शुगर के लिए यूज होता है, आइबुप्रोफेन पेन के लिए यूज होता है, या जैसे सर दर्द वगैरह सब, ये पेन उन बॉडी में कहीं पेन है तो आइबुप्रोफेन यूज करते हैं। वारफेरिन क्या है, ब्लड थीनर मेडिसिन है, तो यहाँ पे ऑप्शन बचता है लोप्रामाइड, तो हम लोग लोप्रामाइड को ही यूज करते हैं। कहाँ, HIV पेशेंट में, कब, डायरिया के केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिवेंशन मेजर फॉर डायरिया। इसमें से कौन सा इंपोर्टेंट प्रिवेंशन जो है जरूरी है डायरिया के केस में? प्रॉपर हाइजीनिंग, अवॉइडिंग डायरिया प्रोडक्ट्स, डायरी प्रोडक्ट्स, ड्रिंकिंग ओनली टी, टेकिंग आयरन सप्लीमेंट्स। तो इसमें जो है हम लोग को टेकिंग आयरन सप्लीमेंट्स, इसमें कोई ऐसा है नहीं। ड्रिंकिंग ओनली टी, ये भी होगा नहीं। अवॉइडिंग डायरी प्रोडक्ट्स, ये भी होगा नहीं। ये प्रॉपर हाइजीनिंग, इसका आंसर होगा प्रॉपर हाइजीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच डायग्नोस्टिक टेस्ट इज मोस्ट यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ डायरिया। इसमें से कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है मोस्ट यूजफुल है? ऑप्शन क्या क्या है? ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, ये तो होगा नहीं। स्टूल कल्चर, यस ये हो सकता है। ECG नहीं, ये भी नहीं होगा। एक्सरे भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? स्टूल, क्योंकि ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग इसमें कोई ऐसा डायग्नोस्टिक टेस्ट में कोई ऐसा है नहीं। ECG भी नहीं है, एक्सरे भी नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? स्टूल कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ डाइट इज रिकमेंडेड फॉर एन HIV पेशेंट? व्हाट टाइप ऑफ डाइट is recommended for HIV patient with persistent diarrhea। यानी कि डायरिया के पेशेंट के लिए किस तरह का डाइट जो है रिकमेंडेड किया जाता है? तो क्या होगा? हाई फाइबर डाइट, हाई फैट डाइट, वेल बैलेंस्ड यानी कि बैलेंस डाइट, और इजी टू डाइजेस्टिबल डाइट, यानी कि जो इजीली डाइजेस्ट कर जाए और जो हमारे बॉडी के लिए वेल बैलेंस्ड भी हो। तो और ये डी में क्या है? ओनली फ्रूट जूस। तो ये आंसर हमारा अप्रोप्रिएट है। वेल बैलेंस जो है, वेल बैलेंस डाइट होना चाहिए। हाई फाइबर डाइट, हाई फैट डाइट और ओनली फ्रूट जूस, ये सब से ज़्यादा अप्रोप्रिएट हमारा आंसर है वेल बैलेंस्ड और इजीली डाइजेस्टेबल, जो इजी से इजीली डाइजेस्ट हो जाए, खास करके किसमें? परसिस्टेंट डायरिया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड इन्फेक्शियस वेस्ट? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड इन्फेक्शियस वेस्ट? इन्फेक्शियस वेस्ट इनमें से किसको कंसीडर हम लोग करेंगे? पेपर टॉवेल्स, नहीं ये सब तो नहीं होगा, इन्फेक्शियस कॉज नहीं करेगा। एक्सपायर्ड ड्रग अगर एक्सपायर्ड है तो इन्फेक्शियस। और देखते हैं यूज्ड बैंडेजेस, यस ये बैंडेज जो यूज किया जाता है हॉस्पिटल में वो इन्फेक्शियस हो सकता है। आगे क्या है? प्लास्टिक रैपर्स, तो
ये तो होगा नहीं, एक्सपायर्ड ड्रग भी होगा नहीं, यानी कि ये जो बैंडेजेस जो हॉस्पिटल में हम लोग यूज करते हैं ड्रेसिंग में, खास करके ड्रेसिंग में, तो वो क्या होगा, ये इन्फेक्शियस वेस्ट हो सकता है। आंसर हो जाएगा यूज्ड बैंडेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट इंक्लूड्स नीडल एंड स्कालपेल, यानी कि नीडल और स्कालपेल किस तरह का वेस्ट है, रेडियो एक्टिव वेस्ट, जनरल वेस्ट, शार्प वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट। आप लोग समझ गए होइएगा, इसका आंसर शार्प वेस्ट होगा, क्योंकि नीडल और स्कालपेल जितना भी ब्लेड वगैरह सब आता है धारदार, वो सारा किस में आता है, शार्प वेस्ट में। Which category includes expired medication? Expired medication इसमें से किस ग्रुप में आएगा, इन्फेक्शियस वेस्ट, जनरल वेस्ट, हैजार्डस वेस्ट और शार्प वेस्ट। तो जो एक्सपायर्ड मेडिकेशंस या मेडिसिन्स ड्रग्स वगैरह सब होता है ना, वो हैजार्डस, हैजार्डस मतलब क्या होता है, जो क्या होगा, ये कॉज करेगा, मतलब हार्मफुल कॉज करेगा, जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है, जैसे खतरनाक, यस ये अच्छी टर्म है खतरनाक, तो हम लोग के लिए ये हार्मफुल होगा, हैजार्डस वेस्ट। तो बाकी इन्फेक्शियस वेस्ट, जनरल वेस्ट, शार्प वेस्ट होगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा हैजार्डस वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव वेस्ट इन हॉस्पिटल कम्स फ्रॉम, रेडियो एक्टिव वेस्ट जो हॉस्पिटल में होता है वो कहां से होगा, डिसइंफेक्टेंट्स नहीं, एक्सरे फिल्म, रेडियो एक्टिव वेस्ट एक्सरे में नहीं होगा। उसके बाद है न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोसीजर, यस ये हो सकता है, न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोसीजर रेडियो एक्टिव वेस्ट में। बैंडेजेज होगा नहीं, डिसइंफेक्टेंट होगा नहीं, एक्सरे से रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं होता है, रेडिएशन वेस्ट होता है, उससे रेडिएशन निकलता है। यहाँ पे आंसर हमारा होगा न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट डिस्पोजल मेथड फॉर शार्प वेस्ट इज, शार्प वेस्ट को सबसे अच्छा मेथड कौन सा है डिस्पोजल के लिए, बर्निंग इन एन ओपन फील्ड, डिस्पोजिंग इन अ रेगुलर बिन, यूजिंग अ पंक्चर प्रूफ कंटेनर, यानी कि यूजिंग अ पंक्चर प्रूफ कंटेनर। उसके बाद है फ्लशिंग डाउन द स्किन, तो बर्निंग इन एन ओपन फील्ड नहीं, ये नहीं होगा, ओपन फील्ड में नहीं करना चाहिए। डिस्पोजल इन अ रेगुलर बिन, रेगुलर बिन में भी नहीं होना चाहिए। शार्प वेस्ट, यूजिंग अ पंक्चर प्रूफ कंटेनर, तो ये ठीक है, पंक्चर प्रूफ कंटेनर में, यानी कि हम लोग इसमें रख सकते हैं किसको, शार्प वेस्ट को। फ्लशिंग डाउन द सिंक, ये तो फ्लशिंग डाउन नहीं होगा, इसको काट दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस, यानी कि एक्यूट अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स में सडनली पेन हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, पेन और इन्फ्लामेशन अगर सिम्टम्स रहे तो उसको एक्यूट अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, चेस्ट पेन, राइट लोअर एब्डोमेन पेन, हेडेक, लोअर बैक पेन, चेस्ट पेन तो होगा नहीं, हेडेक, लोअर बैक पेन ये भी नहीं होगा, राइट लोअर एब्डोमिनल पेन, राइट लोअर एब्डोमिनल पेन, आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इमेजिंग टेक्निक इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू डायग्नोज अपेंडिसाइटिस, यानी कि इमेजिंग टेक्निक, जैसे एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया, ठीक है, डायग्नोज अपेंडिसाइटिस, एमआरआई, एक्सरे, सीटी स्कैन, पेट स्कैन। तो इसमें जो अपेंडिसाइटिस के लिए जो हम लोग देखते हैं, ये जनरली यूएसजी में नहीं फाइंड आउट होता है। अपेंडिसाइटिस यूएसजी में प्रॉपर फाइंडिंग नहीं मिल पाएगा आपको, तो उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टेस्ट करवाते हैं अपेंडिसाइटिस के लिए वो होता है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में आपको फाइंडिंग मिल जाएगा, डायग्नोसिस मिल जाएगा, ठीक है। अगर सीटी स्कैन से भी नहीं होता है तब एमआरआई में जाएंगे, लेकिन यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा सीटी स्कैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट अपेंडिसाइटिस,
इसमें से कौन सा ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है किसके लिए? एक्यूट अपेंडिसाइटिस, एंटीबायोटिक्स ओनली, अपेंडेक्टोमी, पेन किलर, कीमोथेरेपी। तो अगर जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसके लिए तो अपेंडेक्टोमी ही प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ द अपेंडिक्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपेंडेक्टोमी। वैसे अदरवाइज जब तक हम लोग सर्जरी नहीं करवाते हैं तब तक क्या, एंटीबायोटिक्स लेते रहिए, पेन किलर खाते रहिए, पेन सबसाइड रहेगा। लेकिन स्टैंडर्ड टेक्निक यानी कि जो फाइनल ट्रीटमेंट है वो अपेंडिडेक्टोमी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सर्जरी इज कॉमनली परफॉर्म्ड फॉर अपेंडिसाइटिस? इसमें से देखते हैं कि कौन सा सर्जरी का प्रोसीजर करते हैं किसके लिए? अपेंडिसाइटिस के लिए। क्रेनियोटोमी नहीं, ये क्रेनियम को खोलना हुआ। लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी, यस ये होगा। ओपन हार्ट सर्जरी ये नहीं होगा। हार्निया रिपेयर काहेला होगा, ये भी नहीं होगा। तो लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी यानी कि ओपन भी कर सकते हैं और लेप्रोस्कोपिक भी कर सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में लेप्रोस्कोपिक है, इसीलिए आंसर ये हो गया। अदरवाइज अगर ओपन का ऑप्शन रहे तो ओपन भी हो सकता है। ठीक है, दोनों सर्जरी करते हैं, लेप्रोस्कोपिक और ओपन अपेंडेक्टोमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर फॉर एन अपेंडेक्टोमी इंक्लूड्स, यानी कि सर्जरी के बाद जो है अपेंडेक्टोमी के लिए कौन सा केयर जरूरी है? इमीडिएट हैवी एक्सरसाइज, क्लोज मॉनिटरिंग एंड पेन मैनेजमेंट, कंप्लीट बेड रेस्ट फॉर 3 months, हाई फाइट डाइट। तो इसमें जैसे इमीडिएट हैवी एक्सरसाइज नहीं, क्लोज मॉनिटरिंग यस ये हो सकता है, कंप्लीट रेड वेस्ट नहीं, 3 महीना के लिए कोई जरूरी नहीं, हाई फैट डाइट भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा क्लोज मॉनिटरिंग एंड पेन मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे मेन फंक्शन क्या है? तो रेस्पिरेटरी क्या है? ऑप्शन, डाइजेशन, गैस एक्सचेंज, ब्लड सर्कुलेशन, नर्व ट्रांसमिशन। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए डाइजेशन तो होगा नहीं, ये क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम्स। ये ब्लड सर्कुलेशन किसके लिए? सर्कुलेटरी सिस्टम। नर्व ट्रांसमिशन क्या है? नर्वस सिस्टम से। तो यह हो जाएगा गैस एक्सचेंज। क्या करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम? लंग्स क्या करता है? लंग्स में क्या होता है? ऑक्सीजन अंदर जाता है हमारे बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, तो इसी को बोलते हैं गैसियस एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रैकिया इज आल्सो नोन एज फूड पाइप, विंड पाइप, वॉइस बॉक्स, एसोफेगस। तो फूड पाइप किसको बोलते हैं? एसोफेगस को। ठीक है, एसोफेगस जो है हमारा ये उसी का पार्ट है, ये फेरिंग्स से निकलता है। फिर विंड पाइप किसको बोलते हैं? ट्रैकिया को बोलते हैं। ठीक है, वॉइस बॉक्स क्या है? जो ग्लोटिस एपिग्लोटिस है वो वॉइस बॉक्स हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? विंड पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंटेन्स वोकल कॉर्ड? वोकल कॉर्ड, यहां पे जो वॉइस बॉक्स है वो कहां से निकलता है? वोकल कॉर्ड से निकलता है। ठीक है, याद रखिएगा, वॉइस बॉक्स, वोकल कॉर्ड। तो ये क्वेश्चन क्या है? व्हिच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंटेन्स वोकल कॉर्ड? कहां होती है? ट्रैकिया, लैरिंग्स, उसके बाद है फेरिंग्स और ब्रोंकियोल्स। तो जो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का वोकल कॉर्ड है ना, वो कहाँ रहता है? लैरिंग्स में रहता है। ठीक है, इसीलिए
लैरिंजोस्कोप से हम लोग वोकल कॉर्ड देखते हैं। ठीक है, वोकल कॉर्ड दिखेगा जब हम लोग इंटुबेट करते हैं पेशेंट को, तो लैरिंजोस्कोप से देखने पे वोकल कॉर्ड दिखेगा। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, वोकल कॉर्ड कहाँ पे रहता है, लैरिंग्स में, तो हमारा आंसर हो जाएगा लैरिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्वेलाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, अल्वेलाई क्या करता है, अल्वेलाई रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग म्यूकस, फिल्टरिंग डस्ट, गैस एक्सचेंज, ब्लड सर्कुलेशन। तो जो अल्वेलाई है ना, अल्वेलाई में ही गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज का काम जो है अल्वेलाई करता है। ठीक, कहाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जैसे CO2 को बाहर निकालना और ऑक्सीजन को अंदर लेना, ये कहाँ होता है, अल्वेलाई के कैपिलरी पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच लंग हैज 3 लोब्स, जैसे एक राइट लंग्स होता है, एक लेफ्ट लंग्स होता है। ठीक है, तो दोनों में से 3 लोब यानी कि 3 लोब किस में रहेगा, तो आप सीधा सीधा आप ये समझिए कि हाँ यस, जिस साइड हॉट रहता है उस साइड 2 लोब रहेगा, और जिस साइड हॉट नहीं रहेगा उसी साइड 3 लोब्स होगा। तो आप हॉट कहाँ रहेगा, लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो राइट साइड का लंग्स जो होगा वो 3 लोब्स का होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर, राइट लंग्स। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा, इसमें से कौन सा एब्डोमिनल एओर्टा का ब्रांच नहीं है, सीलियक ट्रंक, यस एब्डोमिनल एओर्टा का ही ब्रांच है, सुपेरियर मेजेंट्रिक भी उसी का ब्रांच है, ब्रेकियल आर्टी ये नहीं होता है, ब्रेकियल आर्टी कहाँ होता है, यहाँ होता है, इन्फीरियर मेजेंट्रिक भी ये एब्डोमिनल एओर्टा का ब्रांच है। ठीक है, ये सब जो है एब्डोमिनल एओर्टा से निकलता है, बाकी ये ब्रेकियस ब्रेकियोसिफेलिक ब्रांच से निकलता है, तो ये ब्रेकियल आर्टी होगा। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा, कौन सा, ब्रेकियल आर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोनेडल आर्टी इन मेल्स आर कॉल्ड, यानी कि गोनेडल आर्टी जो मेल में होता है वो क्या कहलाता है, तो इसमें से क्या होगा, ओवेरियन आर्टी ओवरी को ये सप्लाई देता है, यूट्राइन आर्टी जो है यूट्रस को, टेस्टिकुलर आर्टी टेस्टिस को, और प्रोस्टैटिक आर्टी प्रोस्टेट को। तो इसमें से गोनैड किसको बोलते हैं, जैसे टेस्टिकुलर आर्टी इन मेल, अगर फीमेल रहता तो ओवेरियन आर्टी हो जाता, लेकिन मेल है तो टेस्टिकुलर आर्टी होगा। आंसर क्या होगा, टेस्टिकुलर आर्टी, क्योंकि गोनैड में दोनों आता है, टेस्टिस और ओवरी दोनों आएगा। ठीक है, तो यहां मेल में दिया हुआ है, तो मेल के लिए क्या होगा, टेस्टिकुलर आर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्बो फ्लेक्शन, यानी कि एल्बो का जो फ्लेक्शन है, एल्बो का जो फ्लेक्शन है वो उसमें कौन सा मसल्स जो है हेल्प करेगा, ट्राइसेप्स ब्रैकी नहीं करेगा, ब्रैकियलिस, यस एल्बो फ्लेक्शन के लिए ब्रैकियलिस मसल्स ही हेल्प करता है, एंकोनियस नहीं होगा, सुपाइनेटर भी नहीं होगा। तो हमारा एल्बो फ्लेक्शन में जो मसल्स हेल्प्स करता है वो क्या होता है, ब्रैकियलिस। आंसर हो जाएगा ब्रैकियलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रीनल आर्टरीज arises from the abdominal aorta, तो रीनल आर्टरी जो होता है एब्डोमिनल एओर्टा के किस लेवल से अराइज करता है, तो ये जो है लंबर का, ये तो थोरेसिक का T10 हो गया, थोरेसिक का पार्ट, फिर यहां से हमारा L4 जो है लंबर का रीजन है, लंबर वर्टिब्रा 4, और यहाँ L1 L2 है, यानी कि L1 लंबर वर्टिब्रा 1 और लंबर वर्टिब्रा 2। तो जहां से लंबर रीजन स्टार्ट होता है ना, वहीं से
जो है ये रीनल आर्टरी अराइज करता है एब्डोमिनल एओर्टा, मतलब एब्डोमिनल एओर्टा से रीनल आर्टरी वहीं से निकलता है, कहाँ से, जहाँ से लंबर स्टार्ट होता है। तो L1 L2 का मतलब हो गया लंबर वर्टिब्रा 1 से 2 इसी के बीच में होता है, L1 और L2 के बीच में होगा। आंसर हो जाएगा L1 L2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्राइसेप्स ब्रैकी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या है ट्राइसेप्स ब्रैकी, ट्राइसेप्स ब्रैकी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभी देखे थे हम लोग जो क्या कर रहा था, एल्बो एक्सटेंशन, तो इसमें जो है ट्राइसेप्स ब्रैकी का काम है, ट्राइसेप्स ब्रैकी मसल्स जो होता है ये एल्बो एक्सटेंशन में हेल्प्स करता है। शोल्डर फ्लेक्शन में ये नहीं हेल्प करता है। रिस्ट प्रोनेशन अलग चीज हो गया, फोरामेन सुपाइनेशन भी ये अलग हो गया, तो यहाँ पे एल्बो एक्सटेंशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाइसेप्स ब्रैकी हैज हाउ मेनी हेड, मतलब क्या कह रहा है, जो बाइसेप्स ब्रैकी मसल्स है उसका हेड, कितने हेड हो सकते हैं, 2 हेड होते हैं उसमें, याद रखिएगा 2 हेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड, इसमें से लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड कौन सा होता है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, लिंगुअल ग्लैंड। तो याद रखिएगा कि पैरोटिड ग्लैंड जो होता है इसमें से सबसे लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड होता है, सारा जितना है सब सैलिवरी ग्लैंड है, लेकिन इसमें पैरोटिड ग्लैंड जो है ये सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। कौन सा, पैरोटिड ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सबमैंडिबुलर ग्लैंड प्रोड्यूसेज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल सलाइवा, यानी कि सबमैंडिबुलर ग्लैंड से कितना परसेंट जो है सलाइवा प्रोड्यूस होगा, सबसे ज्यादा तो सबमैंडिबुलर ग्लैंड से ही होता है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड प्रोड्यूसेज सबसे ज्यादा यहीं से होगा, तो सबसे ज्यादा देखिए इसमें क्या है 70%, यस 70% जो है कहां से निकलेगा, सबमैंडिबुलर ग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द saliva contains an enzyme that begin carbohydrate digest, यानी कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट में जो हेल्प करता है, कौन सा एंजाइम होगा, पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रेप्सिन। तो ये सैलिवरी एमाइलेज होता है, ठीक है, यहाँ पे सैलिवरी एमाइलेज होगा। सैलिवरी एमाइलेज जो है यही हेल्प करता है, सैलिवरी एमाइलेज जो है हेल्प करेगा किसमें, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में, तो क्या होगा एमाइलेज। आंसर हमारा क्या हो गया, एमाइलेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इन्फ्लेटिंग द बैलून इन अ फोलिज कैथेटर, यानी कि जो फोलिज कैथेटर में बैलून जो रहता है वो उसका क्या पर्पस रहता है, टू कलेक्ट यूरिन, टू प्रिवेंट यूरिन लीकेज, टू सिक्योर द कैथेटर इन द ब्लैडर, टू इजी इंसर्शन, यानी कि इसमें जो बैलून का जो मेन काम है ना वो क्या करता है, टू सिक्योर करता है कैथेटर को, कहाँ, ब्लैडर में। तो आंसर हो जाएगा टू सिक्योर द कैथेटर इन द ब्लैडर। हम लोग ये 50 क्वेश्चन देखे हैं आज, इसमें 50 MCQ सेट था, तो आप लोग जो है इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी समझने में सुविधा होगा कि हिंदी फॉन्ट भी इसमें दिया गया है। चलिए, तो आप लोग के बेस्ट विशेष है हमारी तरफ से, अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए, बहुत जल्द फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।